नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के उस फरमान की जिसके बाद सियासी घमासान जारी है। हम बात करेंगे डीजीपी के उस खत की जिसके बाद लालू के लाल नीतीश कुमार पर लाल हो गए हैं। हम बात करेंगे उस फरमान की जिसमें साफ साफ कहा गया है कि बिहार में उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाई हो, उन्हें सरकारी ठेका नहीं मिलेगा जिन्होंने आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाई हो और उसमें उनका नाम हो। यानी अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट में हिंसा फैलाने वालों के साथ नाम है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार के इस फरमान के बाद विपक्ष दल के नेता आग बबूला हो गए। तेजस्वी यादव ने तो नीतीश सरकार के इस फरमान के मुसोलिनी और हिटलर की तुलना करना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि हक के लिए आंदोलन करना नाजायज है क्या? अधिकार को लेकर आंदोलन या धरना प्रदर्शन करना गलत है क्या? नीतीश के फरमान के क्या मायने हैं, समझने की कोशिश करेंगे तमाम पहलुओं को। लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले अब सरकारी नौकरी भूल जाएं। उन्हें ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही कोई सरकारी ठेका मिलेगा। ये फरमान है बिहार की नीतीश सरकार का। बिहार सरकार ने फरमान जारी करते हुए कहा कि राज्य में हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने चरित्र सत्यापन को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है, ऐसे शख्स को सरकारी नौकरी करने के काबिल नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही वो किसी भी तरह के सरकारी ठेके में भी भाग नहीं ले पाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में किसान 2 महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो गया था। इस बीच बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के इस आदेश पत्र के बाद से खलबली मच गई है। इस आदेश के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष ने इस आदेश को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है। आप लोगों को धमका रहे हैं कि साहब अगर इस तरह का काम आपने किया, विरोध किया, एक ढंग से अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि सरकार का अगर आप विरोध करते हैं, सड़क पर उतर कर विरोध करते हैं, वैसी हालत में आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीधे आप चेतावनी दे रहे हैं। ये प्रवृत्ति जो है मैंने लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरते हुए ट्वीट किया। मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध प्रकट भी नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम आरोपों से इनकार कर रहा है। जेडीयू का कहना है कि इससे राज्य में विरोध प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश पर लगाम लगेगा। कानून को लेकर के आम लोगों का भरोसा है वो खंडित होता है। इसीलिए इसका सम्मान सबों को करना चाहिए और मुझे लगता है शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बातें रखी जा सकती है। इसके लिए बलात् दबाव बनाना या धाराओं को का तोड़ा जाना, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना, ये बेहद आवश्यक कार्य नहीं है और इसीलिए इसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। दरअसल इससे पहले भी नीतीश सरकार की पुलिस ने सोशल मीडिया पर सोच समझकर लिखने का फरमान जारी किया था। बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर किसी जनप्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया था। अब नए फरमान से एक बार फिर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीतीश सरकार के इस फरमान को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे असल में इसके कानूनी पहलू क्या हैं। और मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर यादव आरजेडी से, इम्तियाज अहमद अंसारी जेडीयू से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सूर्य प्रकाश मैथिली भी भारतीय जनता पार्टी से, साथ ही साथ केसी कौशिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एएसजी, जो कानूनी पहलू पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले डॉक्टर नवल किशोर यादव आप ही के पास आना चाहता हूं। आरजेडी के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? जेडीयू जो कह रहा है, माफ कीजिएगा, जेडीयू जो कुछ कह रहा है, जो सरकार कह रही है, जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, उस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं सर? इस फरमान के निहितार्थ क्या हैं? देखिए, ये फरमान तो बेहद शर्मनाक है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार
विरोध करना और सरकार को उसके द्वारा किए गए ज्यादतियों के खिलाफ सड़क पे उतरना, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इसके खिलाफ में इस तरह का फरमान ये पहला नहीं है। इससे पहले सोशल मीडिया के संदर्भ में भी एक फरमान उन्होंने जारी किया था। और ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही नहीं है, होम मिनिस्टर भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, तो इनके जानकारी के बगैर ऐसे सर्कुलर तो आ नहीं सकते हैं। अब जरूरी है ये जानना कि ऐसे सर्कुलर क्यों आ रहे हैं। क्या कारण इसका ये है कि उनको पता चल गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो तीसरे नंबर पे है। दलीय जो शक्ति है, पॉपुलर जो प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसमें तीसरे स्थान पर चले गए हैं। दबाव में मुख्यमंत्री बने हैं, अनिच्छा से मुख्यमंत्री बने हैं, लोग वहां पे विरोध करेंगे। और इन्होंने पहले भी दिखाया है, इनके प्रशासन ने, कि जो लोग विरोध के लिए जो जगह तय किया गया है वहां पे भी इनके जो सरकारी अधिकारी हैं वो अनुमति नहीं देते हैं। तो क्या बिहार में इस तरह का शासन होगा जो कि एक तानाशाही तरीके से चलेगा? और इसमें एक और पहलू है, क्या यह पूरी तरह भाजपाई या संघीय ढांचे में चले गए हैं जो टोटल आधिकारिक तौर पे अधिनायकवादी चरित्र में तब्दील होते जा रहे हैं? इसी तरह का काम करना चाहेंगे ये? अगर इस तरह की बात है तो आप देखेंगे कि बिहार में मात्र 12,000 वोट का डिफरेंस है। एक ऐसा विपक्ष जो कि हर मुद्दे पे उनको, जिस मुद्दे पे हम चुनाव लड़े थे, पढ़ाई हो, कमाई हो, दवाई हो, सिंचाई हो, उस मुद्दे पे तो हमेशा हम इनको घेरेंगे। और रोजगार की बात अगर जनता मांगती है तो बिहार में तो ऐसा भी उदाहरण है कि 3 साल पहले, 4 साल पहले, 8 साल पहले जिनको नौकरी मिली है अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो क्या वो अभ्यर्थी, क्या वो विद्यार्थी, क्या वो संविदा कर्मी सड़क पे आकर सरकार के खिलाफ खड़े नहीं होंगे? क्या उस परिप्रेक्ष्य में खड़ा होना? लेकिन डॉक्टर नवल किशोर यादव, क्या आपको ये नहीं लगता कि किसी भी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक लक्ष्मण रेखा भी खींची जानी जरूरी है? क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान इस तरह के प्रदर्शन में हम अक्सर देखते हैं, ये उससे बचने की कोशिश है क्या? इसे हम ऐसे नहीं समझ सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जनता आपको चुनकर और सरकार में लाती है, अगर वही जनता आपके सामने खड़ी है तो आपको किस बात का डर है? डर इसलिए है कि आप लोग के जो काम है, जो विकास के काम है, उसको करना नहीं चाहते हैं, लोगों को दबाना चाहते हैं, कानून का सहारा लेकर उनको डराना चाहते हैं। जो यूथ सामने आपके नौकरी मांग रहा है वो जानता है कि यहाँ पर 10 लाख नौकरियां रिक्तियां हैं, रिक्तियों के आधार पे आप उसको भर्ती नहीं करना चाहते हैं। और यही कारण है कि यूथ को दबाने और डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद अलोकतांत्रिक कदम है और हमें लगता है कि यह सरकार की तानाशाही कदम है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ने उनको तानाशाह से, हिटलर से तो आप कह रहे हैं कि असल में ये नौकरी ना दे पाने का भय है, क्योंकि वो जानते हैं कि नौकरी नहीं देंगे तो युवा आक्रोशित होंगे और इस तरह की तस्वीर आ सकती है। आप मेरे साथ रहिए, हमारे साथ केसी कौशिक भी हैं। कौशिक साहब, असल में राइट टू फ्रीडम कहता क्या है सर? इसकी कानूनी पहलू क्या है, जरा हमारे व्यूवर्स को समझाइए सर। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) है उसमें राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच डिफाइन किया हुआ है। मेरे को प्रदर्शन करने का अधिकार है, ये हमको सबको समझना चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 19(2) भी है जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करता है। तो जो आप बता रहे हैं वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में इसलिए नहीं आएगा खाली किसी व्यक्ति का नाम हिंसक कार्रवाई में आ जाए और उसके बेसिस पे आप उसको कह देंगे हम नौकरी देंगे, तो ये कानून की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। जब तक कोई भी व्यक्ति किसी कोर्ट से सजाए याफ्ता नहीं हो जाता है उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो हिंसक प्रवृत्ति की, हिंसक कार्य में इन्वॉल्व था। जी, लेकिन कानूनी पेचीदगियां समझाते हुए सर ये भी बताइए कि असल में ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि अमुक व्यक्ति किसी भी हिंसक घटना में था कि नहीं था? कितनी दिक्कतें इसे साबित करने में आ सकती हैं? देखिए, जहां तक दिक्कतें, यहाँ दिक्कत वाला इशू नहीं है। यहाँ ये पब्लिक परसेप्शन है कि पुलिस को जब कार्रवाई करती है तो वो कितना उस पर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करती है, कितना नहीं करती है, ये अपने में अहम सवाल है। आप देखें, कोर्टों में अक्सर ही देखा जाता है कि प्रॉपर एविडेंस ना होने के कारण लोग छूट जाते हैं। और कोर्ट बार बार क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को हिदायत देती है कि आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आप नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति छूट जाता है तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो आदमी गलती से छूट गया है? मेरा मानना है कि पुलिस को अपना कार्य करना है तो उसमें जो वो करते हैं उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए। आजकल तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उसके फुटेज से आप दे सकते हैं। आप खाली ये कहने से साहब
फला आदमी इस हिंसा में इन्वॉल्व था, इससे बात नहीं बनती है। और इसके बेसिस पे आप कहें कि हम उनको नौकरी नहीं देंगे, ये भी गलत है। आप वो कोई आदमी यदि किसी हिंसा में व्यक्ति, हिंसा को कोई आदमी बढ़ावा नहीं दे सकता, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत अधिकार है, मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान ने मुझे दिया हुआ है कि मैं यदि सरकार की कोई नीतियां गलत है तो उसको मैं चैलेंज करूं, उसके अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन करूं। खाली धरना प्रदर्शन के बेसिस पे ये कहा जाए कि साहब नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये कानून के अंतर्गत बिल्कुल गलत है। ठीक है, इम्तियाज अहमद अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू से। अंसारी साहब, स्वागत आपका। ऐसा क्या हो गया कि इस तरह के फरमान की जरूरत पड़ी? आखिर ऐसा कौन सा भय था, कौन सा डर था, या कौन सी कश्मकश थी जिसकी वजह से इस तरह का फरमान लाना पड़ा? इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। जो पुलिस महानिदेशक का जो पत्र है उसको पढ़ने की और उसको समझने की जरूरत है। बिहार की राजनीति में फ्यूचर बॉय जैसे लोग जब राजनीति में प्रवेश कर गए हैं तो संविधान को पढ़ना चाहिए। या जो चिट्ठी में जो पुलिस महानिदेशक का जो पत्र है उसको पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ के समझ सकते हैं तो अपनी कानूनी सलाहकार से उनको समझना चाहिए। जो बिहार के विपक्ष के नेता फ्यूचर बॉय है वो तो दिल्ली और पटना सारे न्यायालय का चक्कर काटते रहते हैं। वो कानून के दिग्गज के पास तो उनको पढ़ना चाहिए ना। उस चिट्ठी में है पुलिस महानिदेशक बिहार का पत्र दिनांक 1 फरवरी को, और जो चिट्ठी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) का अनुपालन किए जाने से संबंधित है, जिससे स्पष्ट निर्दिष्ट है कि देश के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की अनुमति है, परंतु यह अहिंसक हो और इससे जनमानस को कोई खतरा नहीं हो। आप लोकतंत्र में तो अधिकार है धरना प्रदर्शन का, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हम लोग अनुयायी हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया, पूरी दुनिया उस आंदोलन को मानती है, उसको हम लोग अपना राष्ट्रपिता मानते हैं। अहिंसा आंदोलन के लिए कहीं पर तो कोई लोकतंत्र की एक तो खूबसूरती है, हर लोग अपना धरना प्रदर्शन, अपनी आवाज बुलंद करें, लेकिन उस धरना प्रदर्शन में और से लोग जो उन्माद फैलाए, सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करें, आगजनी करें, आम जनता को नुकसान पहुंचाए, लोगों का यातायात को ठप करें, लोगों को परेशानी करें, आम जनमानस को क्षति पहुंचाए, ये कहाँ लोकतंत्र में ये अधिकार है? और ये जो अच्छा, मुझे अंसारी साहब ये समझा दीजिए कि पनिशमेंट के तौर पे सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये इंगित क्यों किया गया? आप बोलते ना हम कार्रवाई करेंगे, आप ये बोलिए ना कि हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि विपक्ष फिर ये कह रहे हैं ना कि आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए धमका रहे हैं। रोजगार है, विपक्ष के नेता रोजगार में, अब बिहार सरकार की रोजगार में ऐसे लोगों को अनुमति चाहते हैं जो चार्जशीटेड हो, जो दफा 302 के आरोपी हो। इसमें कौन सी नई बात है? इससे पहले भी कानून बना हुआ है 353 जो हमारा IPC है, उसमें क्या है कि जो लोग इस तरह का अंसारी जी मुझे ये बता दीजिए, क्या फिर आपको युवाओं से इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है कि जब वो उग्र हो जाएंगे सरकार के खिलाफ? ये किया क्यों गया? आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन आप इंगित कर रहे हैं ना कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को ही क्यों इंगित किया गया है? सर, ये कानून कोई नया नहीं है ना, ये कानून कोई नहीं है। ये इस कानून का और इस चिट्ठी का जो राजनीतिकरण कर रहे हैं बिहार के विपक्ष के नेता, जो पॉलिटिकल टूरिज्म आप जवाब नहीं दे पा रहे ना अंसारी जी, आप जवाब नहीं दे पा रहे। मेरा सवाल ये है ही नहीं, अंसारी भाई, मेरा सवाल ये है ही नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सिर्फ सरकारी नौकरी को आपने टारगेट क्यों किया? अगर आपके राज्य में कोई हिंसक प्रदर्शन होता है तो उसके बदले में कार्रवाई करने की बात करिए ना। आप ये कहते हैं हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, इसका मतलब आपको किसी खास प्रदर्शन के होने की सुगबुगाहट है। आप जान रहे हैं कि लोग उग्र हो सकते हैं। भारत के संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसको तो हम मानते हैं ना। या देश का कोई भी राजनीतिक दल बोल दे कि हम बाबा भीमराव अम्बेडकर की भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो रास्ता है उसको हम नहीं मानते हैं, हम तो उसी का अनुसरण कर रहे हैं ना। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून में जो हमें अनुमति दी है, जो हमें हक दिया है, हम तो उसका पालन कर रहे हैं।
सरकारी नौकरी में जाने से पहले उनका चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। वो तो वैसे भी देते हैं, उसमें नया क्या है? उसमें नया क्या है अंसारी जी? अंसारी जी किसी भी सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए जब इन्वेस्टिगेशन होती है, पूछताछ की जाती है, तो वो तो पहले भी पुलिस थाने से आपकी पड़ताल होती है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही, किसी मुकदमे में आप लिप्त हैं या नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन तो वैसे ही होती है, इसमें आपने क्या कर लिया? ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो उसी का अनुसरण कर रहे हैं ना। हमारा बिहार में देखिए जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हम कानून का राज पूर्ण तरह से स्थापित कर रहे हैं। जो हमारा कानून है भारतीय संविधान में, उसी का अनुसरण कर रहे हैं। उसी के अनुसार डीजीपी साहब का जो चिट्ठी निकला है उसी के अनुसार निकला है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक आया है, जो रामलीला मैदान में बाबा रामदेव वाला मामला था, उसके सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक आया है। कहा है कि इन ए लैंडमार्क जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द इंसिडेंट ठीक है सर, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है सर। सूर्य प्रकाश मैथिली हमारे साथ है। ठीक है सर, ठीक है, सूर्य प्रकाश मैथिली हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। सूर्य प्रकाश जी, असल में ये जो कोशिश की जा रही है, जो फरमान है, इसके पीछे का राज क्या है सर? इसका सबब क्या है असल में? आखिर इस तरह की कोशिश क्यों की जा रही है प्रदेश में? बिहार की राजनीति में की जा रही है कि बिहार की राजनीति आ रहा हूं अंसारी भाई, आ रहा हूं, आपसे सवाल नहीं है। सूर्य प्रकाश जी को बोलने दीजिए सर, बीजेपी वाले उनको तो बोलने देंगे ना, आप बोलिए। जब बिहार की राजनीति में भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह, और जंग रहेगी जारी जब तक भारत की नहीं होगी बर्बादी जैसे नारे लगाने वाला कन्हैया कुमार सांसद का चुनाव लड़ते हैं बेगूसराय से, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि बिहार के युवा को इस कानून की जानकारी हो। उस समय कहा यदि वो किसी के भड़कावे में आकर यदि वो सड़कों पे राष्ट्र ध्वज को जलाएंगे। अच्छा, कौन भड़काने वाला है? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ सूर्य प्रकाश जी, कौन भड़काने वाला युवाओं को? ऐसी आपने प्रश्न किया है सर, ऐसी कोई रिपोर्ट है क्या सर? ऐसी कोई रिपोर्ट है? देंगे मुझे एक एक करके उत्तर देने देंगे ना? नहीं सर, तो ट्रैक पे रहेंगे ना सर हम। मेरी पूरी बात रखने दीजिए मुझे। कहिए। मुझे कहना चाहता हूँ कि भारत की राष्ट्र ध्वज को जलाने वाले या फिर बसें जलाने की साजिश करने वालों के या पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज कर मौलिक अधिकार का हनन करने वाले जो आज की डेट में राजनीति में हैं, वो क्या बोल रहे हैं? भड़काकर यदि इस तरफ लेके जाने की बात करेंगे तो युवाओं को पता होना चाहिए कि ऐसा कानून है कि उनका नाम यदि रिकॉर्ड में आ जाएगा तो वो सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और कुछ भी नहीं है, कोई नया नहीं है। हो गई आपकी बात पूरी समय में। सूर्य प्रकाश जी, हो गई बात पूरी आपकी। सूर्य प्रकाश जी बात पूरी हो गई आपकी। अब मेरा छोटा सा सवाल है जिसका छोटा सा जवाब मैं आपसे चाह रहा हूं। सर, ऐसा क्यों लग रहा है कि युवाओं को कुछ भड़काने वाले लोग हैं? क्या जो वादे सरकार ने किए वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा प्लीज। घनश्याम जी, पहले तो मैं आपको बहुत सीधे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ जी कि बिहार के अंदर एक डबल इंजन की सरकार चल रही है और बिहार के अंदर बहुत ही सुशासन और विकास की राजनीति। चुनावी मंच नहीं है ना सूर्य प्रकाश जी, चुनावी मंच नहीं है सर। सीधी बात का सीधा जवाब दीजिए ना। ये कि किसी डर की बात, तो ऐसा कोई डर नहीं है। ये केवल एक प्रशासनिक आदेश है कि युवाओं को, बिहार के युवाओं को इस बात की जानकारी देना कि इन नक्सलाइट, इन अर्बन नक्सलाइट, इन अजारक तत्वों के आप किसी भी प्रकार से फांदे में मत आइए। आपका मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस समय में आप सभी चैनल्स के अंदर जो दिखाया जा रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये हमारे आरजेडी के मित्र बैठे हैं, ये भी उसी मार्च में शामिल होंगे जब पटना की सड़कों पर निकला था। हजारों बाइकों पर पूरी सड़कें जाम करनी थी, गुंडागर्दी फैलाई थी। वो
सवाल जिससे का आपको जवाब याद होगा ठीक है, देखिए भाषा वो युवा को बरगला कर भाषा किया के जाता डेकोरम है। को मेंटेन तो करेंगे इस- सर, ठीक है, आप इस- सभी मेरे इस- साथ रहिए। इस सूर्य आदेश प्रकाश जी में रहिए मेरे साथ, बिहार सुनूंगा मैं आपकी बात पूरी। युवा एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक की उस पर लौटेंगे तो यही समझने की कोशिश है कि असल में नीतीश सरकार के इस फरमान का सबब क्या है, वो चाहते क्या हैं। क्या ऐसी कोई सुगबुगाहट, कोई इनपुट्स उनके पास है जिसके जरिए ये आभास लगाया जा रहा है कि बिहार के युवा आक्रोशित हो सकते हैं, हिंसक हो सकते हैं, और इसी के मद्देनजर उन्हें चेताया जा रहा है। चर्चा को ब्रेक के उस पर आगे बढ़ाते हैं। लोकतंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और लोकतंत्र में आज चर्चा का विषय है बिहार सरकार, और बिहार सरकार का वो फरमान जिसमें कहा गया है कि अगर आप किसी भी तरह की हिंसक वारदात में पाए जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो फिर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ब्रेक से पहले चर्चा हमने थोड़ी की और चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नवल किशोर हमारे साथ हैं आरजेडी से। डॉक्टर नवल किशोर, ब्रेक के पहले की चर्चा से कम इतना आभास जरूर हो जाता है कि सरकार को इस तरह की सुगबुगाहट है, इस तरह के इनपुट्स है उनके पास कि कुछ लोग युवाओं को भड़का सकते हैं। और वो कुछ लोग कौन है आप अच्छे से जानते हैं, इशारा कहां पे किया जा रहा है। वो कुछ लोग असल में क्यों चाहते हैं युवाओं को भड़काना और सरकार के खिलाफ लाना। रिस्पॉन्ड करिए सर। देखिए, बिहार का युवा भली भांति जानता है कि कौन लोग उनको ठगते हैं। जिन लोगों ने झूठ बोला कि 19 लाख रोजगार देने की बात किया, कि हम रोजगार सृजन की बात किया, नंबर एक। और जो अभी मुख्यमंत्री हैं, बेशक वो दबाव में है, अनिच्छा से हैं, उनका ये कहना है कि बीच में ही हमको हटा दिया जाएगा। वैसे मुख्यमंत्री ने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि ये नौकरी कहाँ से दिया जाएगा, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। सुशील कुमार मोदी जो उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि पैसा ही नहीं है, कहाँ से देंगे। तो जो इस तरह की झूठ और बात और ढकोसला करके शासन में आए हैं, उसके खिलाफ में तो वहाँ की जनता खड़ा रहेगी ना। बिहार के युवा जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में होती है, सबसे कम निवेश बिहार में आती है, कोई फैक्ट्री नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आप कहेंगे कि विकास है, सुशासन है, आप चुप रहिए ना 2 मिनट। एक एक करके बात करेंगे, बोलिए। हाँ, यहाँ कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, बोलिए, जहाँ आप पर बोलिए। विकास का कोई संकेत नहीं है, जहाँ पर सरकारी रिक्तियां 4.5 लाख खाली पड़ी हैं पिछले 15 सालों से, उसको भरा नहीं जा रहा है। जिनको नौकरी मिली है उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। जो संविदा पे शिक्षक कर्मी भर्ती हुए हैं 3-3.5 लाख, उसमें 76% अनट्रेंड है। आप शिक्षा की स्थिति समझ सकते हैं। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो 3 साल का कोर्स 5 साल में कर रहे हैं, तो नौकरी नहीं मिल रहा है, शिक्षा ठीक नहीं मिल रहा है, विकास नहीं हो रहा है। और आज जब इस तरह की बात आ रही है तो लोगों को ये लगेगा ना कि आज तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा कार्यकर्ता होगा, अच्छा, जो भाजपा का कार्यकर्ता डॉक्टर होगा, नवल किशोर, जो ताली बजाएगा, डॉक्टर ताली नवल बजाएगा, ठीक है। जो उनके पीछे घूमेगा, उन्हीं को नौकरी और ठिका देंगे। डॉक्टर नवल ये- किशोर, के बाद पूरे देश ठीक ये है। तो बेहद कोरोना बेहद वैक्सीन का पूरा एक एक करके मैथिली साहब शोर नहीं। सूर्य प्रकाश मैथिली जी, शोर नहीं सर, आपकी बारी में पूरा मौका दिया ना आपको बोलने का। दौर खत्म हो गया, चिल्लाइए अरे मत। सूर्य प्रकाश जी, ऐसे शोर नहीं होगा। गुंडागर्दी पर शोर कीजिए। नहीं। मानते सूर्य हैं प्रकाश जी, राष्ट्रीय जनता दल गुंडों की पार्टी सूर्य है। प्रकाश जी, शोर नहीं जानते हैं सर। हम 15 साल सूर्य का प्रकाश जी, शासन देखा है बिहार में। नहीं, शोर नहीं। सर, शोर नहीं। शोर नहीं, सर। शोर- शासन और सूर्य प्रकाश जी, प्रशासन क्या हो गया सर? सूर्य प्रकाश जी, क्या हुआ सर? आपकी बारी में आप बोले ना सर, दूसरे वक्ताओं को भी मौका दीजिए सर। वो भी बुलाए गए मेहमान है सर, डिबेट का हिस्सा है, उनको बोलने दीजिए। आपके पास में आऊंगा तो आप बोलिएगा सर। डॉक्टर नवल किशोर, क्या ये माना जाए फिर विपक्ष ऐसे कुछ युवकों के साथ जिनको रोजगार नहीं मिला है, जिनकी डिग्री पूरी नहीं हो पा रही है, उनके साथ मिलकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहा है? देखिए, हमने चुनाव अभियान के दौरान भी कहा था कि पढ़ाई, सिंचाई, कमाई और किसानी, ये सब जो मुद्दे हैं बिहार में, उस पर हमने चुनाव लड़ा। जो जंगल राज की बात कर रहे थे, जो हिंसा की बात कर रहे थे, वो तो अपराधियों को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। सारे शराबबंदी कहते हैं, लेकिन शराब के व्यापारी इनके घर में रहते हैं, इनके पार्टी में रहते हैं। ये जल जमीन और हरियाली की बात करते हैं और सारा कार्यकर्ताओं को ये फायदा पहुंचाते हैं। तो ये तो सबको मालूम है ना। इनके डीजीपी कहते हैं कि पहले वाला डीजीपी से ये शासन काल से हमारे डीजीपी शासन काल में कम अपराध हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की बात जो आपकी बात पूरी हो गई। ठीक है सर, ठीक है। बस एक आधा मिनट नहीं सर, 20 सेकंड बोलिए। 20 सेकंड, ठीक है, 20 सेकंड। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो चिन्हित जगह है जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है, इनके अधिकारी वहां पे भी परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी डरी हुई है। वो ये ठीक है, असफल सरकार, यही बात आप बार बार बोल रहे हैं ना, रिपीट असफलता नहीं की सर, सरकार कंटेंट किधर है? रिपीट मत करिए सर, कंटेंट रिपीट मत करिए। इम्तियाज अहमद अंसारी भी हमारे साथ है जेडीयू से। इम्तियाज भाई, असल में इस फरमान से पहले एक फरमान और आया था जिसमें कहा गया था कि माननीयों की छवि अगर धूमिल की जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और उसके बदले में तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया, मैं आपको हर्फ दर हर्फ सुना के
पढ़ के सुना रहा हूं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, लिखा कि 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षककर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। सीएम को चुनौती देता हूं, अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? देखिए, बिहार के विपक्ष के नेता जो ट्विटर हुआ है, पॉलिटिकल टूरिज्म में रहते हैं। नीतीश कुमार पॉलिटिक्स विद डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी के शासन काल में आप बताइए, इस देश का कोई नेता या कोई दल या कोई व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता है कि नीतीश कुमार की इम्तियाज जी मेरे सवाल को ट्विस्ट क्यों कर रहे हैं सर? मेरा ये मानना है इस फरमान की क्रेडिबिलिटी जो अब आया है वो कैसे मान लें, क्योंकि पिछले फरमान के बाद खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और चेतावनी दी आपको कि मैं आपकी छवि धूमिल कर रहा हूं। उन्होंने कई शब्दों का इस्तेमाल किया और बोला कि मुझे अरेस्ट करिए। आपने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? आपके अगले फरमान की क्रेडिबिलिटी लोग क्यों मानेंगे सर? तेजस्वी यादव ट्वीट के सिवा कुछ और कर सकते हैं क्या? आपने यही तो कहा था ना सर, आपने यही तो कहा था कि सोशल मीडिया पे माननीयों की छवि जो धूमिल करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वो उप मुख्यमंत्री बने क्या? अपने काम पर या अपने काम के आधार सर, पे या सवाल ये है ही नहीं, सवाल ये नहीं है। उप मुख्यमंत्री बने थे वो तो लालू यादव के लाल है, इसलिए उप मुख्यमंत्री बने थे। इम्तियाज भाई, वो तो पूरी तरह से इम्तियाज भाई राज्य का मुख्यमंत्री इम्तियाज अंसारी जी अपराधी का बात करते हैं, वो अपना शासन भूल गए क्या? अंसारी जी सुनिए सर, अंसारी जी प्रश्न पत्र मैथ्स का है और जवाब आप हिंदी का दे रहे हैं। सर प्रश्न पत्र को समझ तो लीजिए पहले। मेरा सवाल यह है कि आपके दूसरे फरमान को लोग क्यों माने? क्योंकि पहले फरमान के बाद ही तेजस्वी यादव ने आपको चैलेंज किया। आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते तो मानते हैं ना लोग कि आप जो कह रहे हैं उसको फॉलो भी करेंगे। वो क्या चैलेंज करेंगे? वो चैलेंज करने के लायक वो पूरी तरह से नींद में रहते हैं। वो अपने आप को इस राज्य का मुख्यमंत्री समझते हैं। मुख्यमंत्री समझ कर वो अपना बयानबाजी करते हैं, वो अपना ट्वीट करते हैं। उनको सत्ता और राजनीतिकरण जनता से कब प्यार हुआ? उनको क्या पता? वो कभी झंडा दो करके विपक्ष के नेता बने हैं, कभी धरना जुलूस करके विपक्ष के नेता बने। लालू के लाल से इसके वो नेता बने और नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बने। उनका अपना क्या योगदान है उप मुख्यमंत्री बनने में? ये डिबेट का हिस्सा नहीं है सर। आज सर मैं इसमें डिबेट नहीं कर रहा। तेजस्वी यादव यहाँ तक कैसे पहुंचे ये मेरा विषय नहीं है। तेजस्वी यादव यहाँ तक कैसे पहुंचे ये मेरा विषय नहीं है सर। मेरा विषय ये है कि आप जो प्रदर्शन रोक रहे हैं इस फरमान को लोग क्यों माने। लेकिन बहरहाल आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते। चिट्ठी का राजनीतिकरण किया जा रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं रोक रहे। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, कानून के लिहाज से भी कुछ समझ लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है महात्मा गांधी को मानने वाले हैं। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं अभी आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया। अभी आप कह रहे हैं हम हिंसा के मार्ग पे चलते हैं। दोनों बातें एक साथ बोल रहे हैं। केसी कौशिक हमारे साथ हैं। कौशिक साहब असल में जो आ रहा हूं कौशिक साहब, राइट टू फ्रीडम के दायरे को समझाइए कि असल में कौन कौन सी चीजें हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आती हैं। सर शोर नहीं मचाइए, अगले गेस्ट के पास जा रहा हूं। इम्तियाज जी आ रहा हूं, शोर नहीं सर, बोलिए सर। देखिए, एक वक्ता ने अनुच्छेद 19(1)(b) का जिक्र किया था। यदि हम 19(1)(b) की बात करें तो उसमें पीसफुल प्रदर्शन पर कहीं बार नहीं है। आपको मौलिक आपका अधिकार है, आप पीसफुल प्रदर्शन कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। उस अधिकार को आपका कोई नहीं ले सकता। मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहता हूं। जो आज की डेट पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं आपके बिहार में, वो खुद स्टूडेंट लीडर रहे हैं और जब वो स्टूडेंट लीडर रहे उस टाइम उन्होंने धरना प्रदर्शन बहुत किए हैं। तो यदि इस मान को मान लिया जो धरना प्रदर्शन कर रहा है उसको हम नौकरी नहीं देंगे तो जितने विधायक हैं हर विधायक पे कोई 10-20 मुकदमे लगे होंगे। हम एक चपरासी की नौकरी के लिए, क्लास 3 की नौकरी के लिए, तो हम ये कहते हैं खाली आपका उसमें नाम आ गया तो आपको नौकरी नहीं देंगे। हम विधायकों के लिए कहीं बार नहीं है जब तक
उनको कोई भी कोर्ट 2 साल की सजा नहीं दे दे। मेरा मानना यह है कि खाली आप पे ये एलिगेशन लग जाए कि आप हिंसक प्रवृत्ति में इन्वॉल्व थे, आप मॉब में इस तरह के कार्य में लिप्त थे, उससे आपके अधिकार का हनन करना बिल्कुल गलत है। जब तक किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा आपको सजा नहीं दी जाती है, आपको नौकरी के अधिकार को, जहां पे करेक्टर सर्टिफिकेट की आपने बात की थी, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट तो हर एक को लेना पड़ता है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको पहले भी लें तो आज इस आदेश की क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरा ये कहना है। सर मैं ये जानना चाहता असल में कि जो अभिव्यक्ति की आजादी का दायरा है वो कहां तक है सर, और कहां से आगे आने के बाद उसको हम नहीं मानेंगे, कब नारेबाजी राजद्रोह में तब्दील हो जाती है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं सर। देखिए, राजनीति जहां तक नारेबाजी का सवाल है, पीसफुल प्रदर्शन का सवाल है, उसको कोई भी किसी भी मापदंड से आप ये नहीं कहते वो राजद्रोह केस है। राजद्रोह केस मतलब राइट टू फ्रीडम सर कब तक है? जब तक हम शांति से प्रोटेस्ट करें, अपनी बात रखें, हम और अगर हम हिंसक हो जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तब सर तब यदि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। कानून ये कहता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी जो हम किसान आंदोलन की बात करते हैं, 26 जनवरी तक वो शांति प्रदर्शन कर रहे थे। 26 जनवरी को चाहे उसमें किसान भाई इन्वॉल्व थे, चाहे उसमें एंटी सोशल एलिमेंट थे, कोई भी इन्वॉल्व था, उस टाइम हिंसा तो हुई है। जब वो हिंसा हुई है, उस हिंसा पे कार्रवाई यदि होती है, उस कार्रवाई पे कोई कानून यदि कोई कोर्ट उस पर आदेश करती है, उस तक ये तब तक ये कहना गलत है कि वो उसमें लिप्त थे। आपको ये देखिए, न्यायपालिका का ये अधिकार है, वो दोनों पक्षों को सुन के एविडेंस को देखने के बाद वो ये निर्णय दे कि आपको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये पुलिस को अधिकार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को अधिकार नहीं है कि वो सोमोटो ही ये कह दे साहब ये आदमी फला केस में वो इन्वॉल्व है इसलिए इसको नहीं होना चाहिए। आपको मैं फिर एग्जाम्पल देता हूं, हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे माननीय मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन पर दर्जनों केस होते हैं, फिर भी वो विधायक बन के चुने जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। यदि ये कंसेप्ट मान लिया जाए जो अभी चर्चा चल रही है, तो फिर तो विधायक भी नहीं हो सकते, फिर तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं हो सकते। आप जब क्लास 4 की बात कर रहे हैं, क्लास 3 की बात कर रहे हैं, तो हमको कहीं ना कट ऑफ लाइन लगानी पड़ेगी। ये मेरा कहना है। ठीक है, सूर्य प्रकाश मैथिली भी हमारे साथ हैं। सूर्य प्रकाश जी, तो फिर इस तरह के बैरिकेटिंग क्यों सर? एक खास क्लास के लिए, एक खास वर्ग के लिए ही इस तरह का क्लासिफाइड चीजें क्यों की जा रही हैं? ये व्यापक तौर पे क्यों नहीं सोचा जा रहा? अगर इस तरह के प्रदर्शन से नुकसान ही है तो फिर ये सबके लिए हो। घनश्याम भाई, पहले तो मैं आपको ना उस पॉइंट पे बताना चाहूंगा जिस पॉइंट पे आपने अंसारी साहब से बात की। बोलिए। सोशल मीडिया के विषय। बोलिए। सोशल मीडिया पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, उस आदेश को आप यदि बहुत ही समझदारी से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि झूठी बातें फैलाना, किसी के खिलाफ झूठा षड्यंत्र रचाना, किसी के खिलाफ अफवाहें फैलाना, ठीक है, किसी के खिलाफ किसी भी प्रकार की मनगढ़ंत बातें सोशल मीडिया पे फैलाना जी, उसमें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक। यदि सरकार का कोई फैसला किसी को पसंद नहीं आता तो वो लिख सकता है, इसमें कोई कार्रवाई वाली बात नहीं आनी। अच्छा सूर्य प्रकाश जी, अच्छा बहुत बढ़िया सर, एक लाइन पे बात करते हैं। आपने बोला कि किसी के खिलाफ गलत प्रचार करना, तो इसका मतलब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को लेकर जो ट्वीट किया वो बिल्कुल ठीक था, उसका हर्फ दर हर्फ एकदम सच्चाई के साथ था, इसका मतलब इसीलिए कोई एक्शन उन पे नहीं हुआ। सुन लीजिए, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इस आदेश के विरोध में एक एग्जाम्पल के रूप में ट्वीट किया था, इसलिए उन पे सर चुनौती दी है आपको उस ट्वीट में, क्या बात करते हैं आप? आपको चैलेंज किया है सर, आपको चैलेंज किया है। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। यदि तेजस्वी यादव के ट्विटर अकाउंट से गर्दन हमारे नीतीश बाबू की हो और धड़ किसी और का हो, ऐसी ट्वीट कर दे, या कोई झूठी बात है कि आज इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, जिस प्रकार की मनगढ़ंत बातें अगर फैला दे वो, तो आपने वो ट्वीट सर, आपने वो ट्वीट पढ़ा है मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ असल में? मैंने पढ़ा है। तो इसमें वो सब कुछ सच कहा है, इसका मतलब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए सब कुछ सही कहा है, इसका मतलब लिखा, इसीलिए एक्शन नहीं लिया आपने। जी मैं बोलता हूँ इन सब चीजों का आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। उन्होंने उस आदेश के खिलाफ लिखा है, उन्होंने
ये नहीं लिखा कि किसी के खिलाफ झूठा षड्यंत्र नहीं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, अन्यथा उन पर कार्रवाई जरूर होती, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। आपको चैलेंज ये दिया जा रहा है लालू सर, राज नहीं है, तेजस्वी यादव लालू के राज चैलेंज नहीं को है, झेल नहीं लालू पा राज रहे नहीं है, आप जहां आप समोसे तेजस्वी में यादव आलू- के चैलेंज को झेल नहीं पाए सर, उन्होंने अरे, चुनौती समोसे दी में उस ट्वीट आलू में सर। और सत्ता आप में लालू ट्वीट अब खत्म हो सर, गया। यही मैं कह रहा हूँ, इन लोगों डबल की स्टैंडर्ड है राजनीति खत्म हो आपके, चुकी है, गुंडाराज आपके खत्म हो डबल चुका है। स्टैंडर्ड है सर, अब मैं दूसरी दोहरे बात पे आता हूं। मापदंड के साथ मैं सिर्फ दूसरी बात राजनीति पे हो आता हूं, सकती है। मौलिक ठीक अधिकारों है, की बात पे। ठीक है सर, अरे, एक बकवास ठीक है करोगे या सर, जवाब भी दोगे? आप दोनों नाव पे पांव रख के चलिए सर, एक साथ चलिए, लेकिन और मैं रुकिए किसी की बात बोलना सूर्य चाहता प्रकाश हूं जी रुकिए, कि धीरज यदि रखिए सर। यदि सर, जिसको भी आपकी सरकारी डिबेट- नौकरी चाहिए, जो भी सरकारी प्रशासन चलाना चाहता है, यदि वो पूर्व में रोड पे सड़कों पे दंगा करता है, रोड पर बसें जलाता है, सरकारी भाजपा इमारतों को को बैन कर नुकसान देना पहुंचाता चाहिए। है, कानून व्यवस्था को तोड़ता है, उस व्यक्ति को अजारक श्रेणी में डाला जाएगा। ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, इसी अहिंसात्मक आपके प्रदर्शन पे आपके कहीं इसी कोई रोक आपके नहीं इसी है। सवाल पे डॉक्टर मीडिया नवल किशोर से मैं में जवाब ये लूंगा, बातें लेकिन एक गलत ब्रेक के लिए फैलाई मुझे जा रुकना रही है। आप शोर मत मचाइए सर, आऊंगा मैं आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक की उस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, देखते रहिए लोकतंत्र। आप लोकतंत्र देख रहे हैं और लोकतंत्र में आज चर्चा का विषय है बिहार सरकार का वो फरमान जिसमें कहा गया कि अगर आप किसी भी हिंसक प्रदर्शन में पाए जाते हैं, आपका नाम पाया जाता है, तो फिर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसी के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर नवल किशोर यादव, अब आपका टर्न है सर, काउंटर करिए जो कुछ कहा बीजेपी ने और जेडीयू ने। खत्म हो जाएगी सिर्फ 20 सेकंड। इलेक्शन कैंपेन में पिछले बार सूर्य प्रकाश जी, सूर्य प्रकाश जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आपसे मेरा सवाल नहीं है। सूर्य प्रकाश जी, आपसे सवाल नहीं है सर। 30 सेकंड में आपको 2 मिनट दे दूंगा, पर अपनी टर्न पे आइए ना सर, मैं आपको 2 मिनट दे दूंगा सर। मैंने आपको बहुत समय दे दिया सर, ऐसे नहीं। इस तरह का एनक्रोचमेंट मेरी डिबेट में नहीं होगा सर। नहीं, इस तरह का अतिक्रमण आप नहीं कर पाएंगे, मेरी डिबेट को हाईजैक नहीं करेंगे सर। सर, मैं आपको ऑडियो डाउन नहीं करना चाहता, वो रवायत यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं वो भी करना पड़ जाएगा। प्लीज सर, एक एक करके बात करेंगे ना, एक एक करके आराम से बात हो पाएगी। डॉक्टर नवल किशोर प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में जो विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है वो सबका मौलिक अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई कोई भी पक्ष है उसके लिए कानून पहले से ही है। इस तरह का इस वक्त में कोई भी चीज लाना वो लोकतंत्र में लोकतंत्र के प्रति संवेदनहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण है। नहीं डॉक्टर नवल किशोर, इसे ऐसा समझिए ना, वो समझा रहे हैं लोगों को, वो आगाह कर रहे हैं कि अगर आपका प्रदर्शन हिंसक होता है तो फिर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आप क्यों बौखला रहे हैं? फरमान उनका है ना सर, वो समझा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी उन्हीं को समेटना है। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होगा फिर आप ही लोग चिल्लाएंगे कि नुकसान क्यों हो रहा है। वो क्या उन्होंने देखिए चुनाव के दौरान झूठ बोला था कि कोई नौकरी नहीं है बिहार में? क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी ने कहा था कोई पैसा नहीं है, कोई नौकरी नहीं दिया सकता? झूठ बोले थे। 19 लाख रोजगार सृजन की बात क्या उन्होंने झूठ बोला था? अगर उन्होंने सच बोला था तो अगर आज बिहार की जनता यूथ सामने आते हैं और कहते हैं कि आपने बोला था कि इतनी नौकरियां देंगे 5 लाख और 14 लाख नौकरी सृजन की बात करेंगे, अगर आप नहीं करते हैं और उसके खिलाफ में बिहार का युवा आता है तो क्या उसको आप जेल में बंद करें? क्या उसका नौकरी से वंचित करेंगे? सरकारी ठेके उसको नहीं देंगे। जो मारपीट करेगा, जो अराजकता फैलाएगा, वो जेल जाएगा। इनको बोलिए जरा चीज को। सूर्य प्रकाश जी, यहाँ तो शांत हो जाइए, यहाँ तो शांत हो जाइए, बोलने डॉक्टर नवल किशोर। तो ये कहां तक जायज है कि अपनी मांगों को लेके आप सरकारी संपत्ति का नुकसान कर देंगे? आप आग लगा देंगे क्या? आप आग लगा देंगे? नहीं, ये किसने बोला कि आग लगा देंगे? ये आप एप्रीहेंशन क्यों लेते हैं? आपको याद होगा कि बक्सर के नंदन गांव में जब वहां की जनता मुख्यमंत्री डॉक्टर नवल किशोर, आपने वो आदेश पढ़ा नहीं? डीजीपी एस के सिंघल ने जो आदेश दिया, डीजीपी एस के सिंघल ने जो आदेश दिया है उसमें ये लिखा है कि आपका प्रदर्शन अगर हिंसक हो जाता है तो शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। आप कानून हाथ में लेंगे, बसों को आग लगाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को तहस नहस कर देंगे तो तकलीफ होगी, और फिर तकलीफ होगी तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसको सरकारी नौकरी और ठेके से क्यों जोड़ते हैं? ये डीजीपी कौन होते हैं इसको जोड़ने के लिए? इस चीज को जोड़ने के लिए कौन होते हैं? उनका काम है कानून के तहत कार्रवाई करना। सब कुछ हो रहा है, इनको जो ट्रेनिंग मिलती है पाठशाला में,
अरे बकवास मत कीजिए सूर्य प्रकाश जी। सर बकवास भाषा आप भाषा ढंग से बात छोड़िए। नहीं आप नहीं ढंग से बात करो। भाषा को मेंटेन करेंगे सर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा सर। मैं दोनों को म्यूट कर दूंगा, मैं दोनों को म्यूट कर दूंगा सर, मैं दोनों को म्यूट कर दूंगा सर, आराम से सर, और ध्यान रखिए भाषा का सर। झूठा पार्टी कहा है नीतीश कुमार ने, आपको कहा बड़का झूठा पार्टी, आप बोलेंगे उनके खिलाफ में? सबसे झूठों का फरमान है, झूठों का झुंड है आपके पास। हमें नीतीश जी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, वो हमारा गठबंधन का विषय है, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। इस तरह का बकवास करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको यह मालूम है कि नीतीश कुमार आज के डेट में सबसे कम पसंद वाले मुख्यमंत्री हैं, तीसरे नंबर की पार्टी है, नेता प्रतिपक्ष पहले नंबर की पार्टी है, जनता ने उनको पसंद किया है, युवाओं ने उनको पसंद किया है। आपने और हमारे में डिफरेंस मात्र 12,000 का है। अगर उनके इच्छाओं की बात, अगर आप सरकार फेल करती है तो हम उनके खिलाफ में उठाएं, आवाज नहीं उठाएंगे। जहाँ बिहार की जनता उनके खिलाफ में खड़ी नहीं होगी। अच्छा, तो अब आप पॉइंट पे आ गए ना डॉक्टर नवल किशोर, अब आप पॉइंट पे आ गए, यानी कि इस तरह का एजिटेशन करने का आपका कोई तैयारी चल रही है, युवाओं के साथ मिलकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब इस तरह की तैयारी चल रही है ना? देखिए, ये हमने पहले भी बोला है कि हम जिन मुद्दों को, जो बिहार के मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा है। उन मुद्दों की जीत अगर नहीं होती है तो हम उनके लिए खड़े रहेंगे। आपने भी बोला है कि 19 लाख में 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, अगर आप नहीं देंगे तो हम मांग करेंगे। विपक्ष का काम है कि सरकार को खींचकर उससे ट्रैक पे लाना कि आप 4.5 लाख 5 लाख जो रिक्तियां हैं उसको भरिए। आपने कहा कि 14 लाख नौकरी सृजन का उपाय करेंगे, आप निवेश लाइए। अगर 1 साल तक आपका इंतजार करते हैं, आप कुछ नहीं करेंगे तो क्या बिहार के युवक बेरोजगार ही रहेंगे? तो डॉक्टर नवल किशोर आपको प्रदर्शन करने की पूरी अनुमति है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है, लेकिन सर इस प्रदर्शन के दौरान आपके कुछ दायरे होंगे कि नहीं होंगे, कोई लिमिटेशन तय करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, ये दायरे क्या भाजपा तय करेगी? क्या जदयू तय करेगी? सरकार तय करेगी सर, सरकार तय करेगी, बिल्कुल सरकार तय करेगी। सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। देखिए, बिहार की जनता इन चीजों को बहुत अच्छी तरह जानती है। बिहार इस तरह के आंदोलन का इतिहास रचता है। आप भूल गए क्या? जिस जयप्रकाश नारायण आंदोलन में इतनी बड़ी आंदोलन हुई, सरकार परिवर्तन हुआ, आप भूल गए कि क्या बिहार की जनता उस समय आग लगाई थी, जलाई थी? ठीक है, अब रहिए, हो गया सर, समय दे दिया मैंने आपको पूरा, ठीक है, वो करेंगे। एक बार इम्तियाज जी से बात कर लेते हैं। ठीक है सर, इम्तियाज भाई, तो ये मान लीजिए इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि इस तरह के प्रदर्शन होंगे, इन प्रदर्शनों से कैसे निपटना होगा, क्या उसके लिए सिर्फ एकमात्र यही विकल्प था, दूसरे विकल्प की तरफ सरकार नहीं सोच पाई? देखिए, लोकतंत्र में धरना, जुलूस, प्रदर्शन का मौलिक अधिकार है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में उसका प्रावधान दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी आंदोलन किया है, लेकिन अहिंसा आंदोलन। लेकिन आप तो मोर्चे वालों के साथ खड़े हैं। चाहिए, अब लोग इसके समर्थक है, लेकिन धरना प्रदर्शन के नाम पे शस्त्र का प्रयोग करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, सरकारी संपत्ति या पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, धरना के नाम पे हिंसा प्रदर्शन करना, इसका कानून हमारा, इसके तो सारे एक्सपर्ट आपके साथ में हैं। हम लोग इसको नहीं माने तो प्रशासन और सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन उसको फॉलो कर रही है, उसके अनुसार ये चिट्ठी निकला है। चिट्ठी में तो धरना की प्रदर्शन का इजाजत है। हम लोग के पटना के गर्दनी बाग में स्थल है कि वहाँ आप आवेदन दीजिए, अपना धरना प्रदर्शन कीजिए, लेकिन धरना प्रदर्शन के नाम पे लोकतांत्रिक मर्यादा को ताड़ करना, हिंसा करना, तोड़ करना, आगजनी अच्छा, करना। इम्तियाज भाई, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इम्तियाज भाई, ऐसे क्यों चाहते हैं कि आरजेडी सारी रणनीति आपके हिसाब से तैयार करे? आप बताएं कि आइए साहब, सर झुका के मुस्कुराइए, फिर बैठिए, काली पट्टी बांधिए और चले जाइए, आपके हिसाब से तय नहीं होगा ना? आप ताली और खाली पीते रहिए। आ रहा हूँ डॉक्टर नवल किशोर, प्लीज बीच में, डॉक्टर नवल किशोर प्लीज बीच में बोलिए। संविधान के साथ चलना है, कानून के साथ चलना है, कानून का उल्लंघन नहीं करना है। हम लोग किसके पक्ष में हैं? आप बताइए सरकार। डॉक्टर नवल किशोर सर, उनको बोलने दीजिए ना, आपका मौका था, बोले। तो क्या आरोपी सरकारी नौकरी में जाएंगे क्या? जो हिंसा करते हैं वो सरकारी नौकरी में जाएंगे क्या? कौन पसंद करेगा? देश का कोई नागरिक इसको कबूल नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है इम्तियाज भाई, जो लोग नौकरी पाने वाले हैं उनके लिए तो आपने नियम बना दिया, लेकिन जिनको नौकरी की जरूरत नहीं है वो हिंसा कर लें, चलता है फिर? इसका मतलब वो आए, तोड़फोड़ करें, उनके खिलाफ कुछ नहीं, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी, उनको चिन्हित करके जांच करेगी कि वो हिंसा में है कि नहीं है। अच्छा। या
गलत है तो उसको उसपे आरोपी बना रहा है। अच्छा। उसकी जांच होती है। अच्छा, उनकी जांच होगी, लेकिन जिनको नौकरी चाहिए उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उसके लिए जांच नहीं होगी। बिल्कुल होगी, सबकी जांच होगी, सबकी जांच होगी। जिनका FIR में नाम होगा उनकी भी जांच होगी। ठीक है, कौशिक साहब को जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है सर, कौशिक साहब को जोड़ना चाह रहे हैं। आ रहा हूँ इम्तियाज भाई, आ रहा हूँ। डॉक्टर कौशिक बोलिए कौशिक साहब बोलिए। हाँ बताइए सर, ये क्या ये मान लिया जाए कि असल में अब व्यक्ति का जो अधिकार है वो पूर्ण अधिकार तो नहीं है, ये तो कंप्लीट हो गया, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनको भी फॉलो करना होगा आपको? देखिए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो हमारा जो भारतीय संविधान वही कहता है कि हमको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो रखनी ही पड़ेंगी। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, ये तो सरकार का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। लेकिन आप 2 यार्डस्टिक नहीं रख सकते, जैसा आपने कहा था कि जिनको नौकरी चाहिए उनको तो नौकरी नहीं देंगे, बाकी को आप कार्रवाई करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। उनकी जांच भी होगी। तो ये तो बड़ा अजीब सी बात है। इसमें आपको एक ही यार्डस्टिक रखना है, किसी को भी सरकारी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन हर एक को मौलिक आधार है पीसफुल तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करे। यदि गवर्नमेंट की कोई नीतियां गलत है उसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाए। ठीक है, तो आवाज उठाने का अधिकार सबके पास है, लेकिन उस आवाज के भी दायरे हैं और वो हिंसक ना हो जाए, कानून इस ओर इशारा करता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।